हाय तो दोस्तों आज हो गया है 2 अक्टूबर 2025। इस वीडियो में हम देखते हैं जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बनती है तो आप इजीली उनको रिजोल्व यहाँ पे कर पाओगे। अगर बात करें सितंबर मंथ की तो सितंबर मंथ में हम वन बाय वन वीडियो लेकर के आए हैं। बट उसके लिए हम एक प्रॉपर आपको मंथली वीडियो में लेकर के आ रहे हैं जिसमें सितंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वो सारे ही आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे एक रिवीजन मोड में। 3 अक्टूबर को वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं उसे भी। आज का हम देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा उसके बारे में हम चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 अक्टूबर को। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और दिन मनाए गए हैं जैसे इंटरनेशनल कॉफी डे और नेशनल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन डे, ये भी यहाँ पे मनाए गए हैं। तो तीनों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। पहला रहेगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। यह दिवस बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनकी भलाई के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को 1 अक्टूबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा करी थी। यह पहल 1982 की वृद्धावस्था पर वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन से प्रेरित है। पहला अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2005 ने वयोवृष्ठ सम्मान पुरस्कार प्रदान करके इस दिन को मनाने की शुरुआत करी है। अगला चलते हैं हम इंटरनेशनल कॉफी डे। ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो कॉफी की फसल के ऊपर जितने भी लोगों की आजीविका निर्भर करती है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस की पहली बार आधिकारिक तौर पे 1 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। आयोजक की अगर बात करते हैं तो इसे मिलान के एक्सपो 2015 में के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ICO द्वारा शुरू किया गया था। 2025 की थीम या विषय यहाँ पे देख लेते हैं। सामूहिक कार्यवाही के लिए सहयोग को अपनाना पहले से कहीं ज्यादा है, ये इस वर्ष की थीम रहेगी। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना कि रक्तदान से किसी की भी जान बचाई जा सकती है, चाहे आप एक बूंद भी रक्तदान कर रहे हैं तो। इसकी शुरुआत 1975 में इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी ISBTI ने की थी। यह दिन चिकित्सा विज्ञान में रक्त आदान के लिए क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर गोपाल जॉली के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संसद के द्वारा कितनी स्थायी समितियों का गठन किया गया है? तो इस बार 24 स्थायी समितियां बनाई गई हैं। संसद ने स्थायी समितियों का गठन कर दिया है। इस बार कुल 24 समितियां बनाई गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा समितियां बीजेपी को मिली है। अब किस पार्टी को कितनी समितियां दी गई है उनके बारे में देखते हैं। तो बीजेपी को यहाँ पे मिली है 11, कांग्रेस को 4, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक पार्टी को मिली है 2-2 समितियां। अन्य दलों को एक एक समिति यहाँ पे मिली है। समिति अध्यक्षों का आग्रह, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो समिति के जो अध्यक्ष थे उन्होंने आग्रह किया था संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से कि जो पुरानी समितियों के अध्यक्ष होते हैं, नई समितियां जब गठन की जाती हैं तो जो समिति पुराने अध्यक्ष के पास थी उनको वही समिति दी जाए ताकि काम को समझना आसान हो जाए। 1 साल के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करना होती है तो काम को समझ के जल्दी वो रिपोर्ट पेश कर पाए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो पुरानी समितियों के सदस्य अध्यक्ष थे उनको एज इट इज रखा गया है। कुछ समितियों को यहाँ पे अलग से जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्षों को, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। विदेशी मामलों की संसदीय समिति का नेतृत्व शशि थरूर करेंगे। जल संसाधन से जुड़ी समिति की जिम्मेदारी भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी को सौंपी गई है। वाणिज्यिक समिति की कमान तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोला सेन को दी गई है। लोक शिकायत न्याय समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजलाल बनाए गए हैं। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को गृह मंत्रालय संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य कितने डॉलर का मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो लगभग 100 अरब डॉलर का यह समझौता लागू हुआ है EFTA और भारत के मध्य में। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू हुआ है। इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंगडेस्टाइन ये देश शामिल हैं। समझौते के तहत भारत में 92.2
प्रतिशत उत्पाद श्रेणियों के जो उत्पादन होते हैं उन पर शुल्क कम किया जाएगा और 15 साल में लगभग $100 अरब का निवेश किया जाएगा। बुल्डीगल ने केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल के 30-30-30 फॉर्मूले का उल्लेख किया है। अब ये फॉर्मूला क्या है? तो इसमें कहा गया है कि अगले 30 वर्षों में भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और औसत उम्र 30 साल बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो ये अभी इसमें बताया गया है 350 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार एक बार फिर देश का सबसे अमीर परिवार बना है। सूची के अनुसार अंबानी परिवार की कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इस लिस्ट में भारत में तेजी से बढ़ते अरबपति वर्ग को उजागर किया गया है। देश में अरबपतियों की संख्या कुल 350 के पार पहुंच गई है। 13 साल पहले सूची की शुरुआत के मुकाबले ये 6 गुना अधिक है। सभी प्रविष्टियों की अगर कुल संपत्ति जोड़ी जाए, लिस्ट में जितने भी लोग शामिल हैं उनकी संपत्ति अगर जोड़ी जाती है तो 167 लाख करोड़ रुपए होती है, जो कि भारत की जीडीपी का बराबर है। युवा उद्यमी भी इस सूची में छा रहे हैं, जिसमें परप्लेक्सिटी जो कंपनी है उसके ओनर है 31 वर्षीय अरविंद श्रीनिवास। ये भारत के सबसे युवा अरबपति बने हैं। दूसरे नंबर पर बने हैं जेप्टो के फाउंडर केवल्य। अब अरविंद श्रीनिवास की संपत्ति यहाँ पे आंकी गई है लगभग 21,190 करोड़ रुपए और जेप्टो के फाउंडर की लगभग जो राशि है वो 4,400 करोड़ रुपए है। भौगोलिक तौर पर अगर देखते हैं तो मुंबई 451 अरबपतियों के साथ में शीर्ष पर है। इसके बाद दिल्ली 223 और बेंगलुरु 116। सूची में महिलाओं की मौजूदगी भी बढ़ी है। इस साल 101 महिलाएं इसमें शामिल हुई है। तो महिलाओं में टॉप पे कौन रही है? तो रोशनी नडार देश की सबसे अमीर महिला है। वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर रही है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर, दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के फाउंडर और तीसरे नंबर पर रोशनी नडार रही। इनकी कुल संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अमेरिकी वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज स्मूट का 80 साल की उम्र में पेरिस में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अब ये क्यों खास है? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी प्रस्तुत की थी। 2006 में इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज कर बिग बैंग थ्योरी को वैज्ञानिक आधार दिया था। इसी साल 2006 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार की आधी राशि लगभग $5 लाख इन्होंने दान कर दी थी बर्कले सेंटर फॉर कॉस्मोलॉजिकल फिजिक्स की स्थापना के लिए। 2014 में ये रिटायर हो गए। उसके बाद में दुनिया भर की इन्होंने यात्रा करी और जलवायु परिवर्तन में गहरी रुचि इन्होंने दिखाई। अगला क्वेश्चन, किस स्कूल को ब्रिटेन में सामूहिक विकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये स्कूल है महाराष्ट्र के तालुखेड़ा में जेडपी जालिंदर नगर। इसका नाम महाराष्ट्र के तालुखेड़ा में स्थित प्राथमिक स्कूल जेडपी जालिंदर नगर को इस सप्ताह लंदन में 2025 के विश्व सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार के सामूहिक विकल्प श्रेणी में विजेता चुना गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की स्थापना यूके स्थित T4 एजुकेशन द्वारा कोविड के मद्देनजर की गई थी। जेडपी स्कूल जालिंदर नगर को अपने विषय मित्र प्रणाली के साथ गुणवत्तापूर्ण छात्र नेतृत्व वाली शिक्षा प्रदान करने के और सार्वजनिक स्कूल शिक्षा में क्रांति लाने के माध्यम से ये दिया गया है। अगला है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में एक चरण में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो इनका नाम है कैथरीन डेब्रनर। ये स्विस खिलाड़ी है। स्विस व्हीलचेयर एथलीट कैथरीन डेब्रनर ने 1500 मीटर T54 3 मिनट 16.81 सेकंड का चैंपियनशिप रिकॉर्ड समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 5000 मीटर T54 और 800 मीटर T53 स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता है। गत चैंपियन चीन की जाओ जाजोकियान 800 मीटर स्पर्धा में दूसरे नंबर पर रही है। मेजबान देश की अगर बात करते भारत की तो 4 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य पदक के साथ में चौथे स्थान पर रहा है। प्रतियोगिता के 5वें दिन अंतिम तक ब्राजील 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य के साथ में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला ISSF जूनियर विश्व कप के अंतिम दिन पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है मुकेश नेलावल्ली ने। मुकेश नेलावल्ली ने 1 अक्टूबर को
ISSF जूनियर विश्व कप के अंतिम दिन पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर बात करते हैं तेजस्विनी सिंह ने इसी स्पर्धा में रजत पदक जीता है और भारत इस तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। भारत ओलंपिक स्पर्धा में 6 स्वर्ण, 5 कांस्य पदक के साथ में 19 पदकों के साथ में तालिका में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य में वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसकी शुरुआत की गई है। वन्य जीव सप्ताह 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री द्वारा किया गया है। इस अवसर पर वन विहार की गोल्फ इकोर्ड का फ्लैग ऑफ किया गया। इसके साथ ही वन विहार को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस वर्ष आयोजन की थीम जो है मानव वन्यजीव सह अस्तित्व रखी गई। 7 दिवसीय रन फॉर बर्ड वॉचिंग, बटरफ्लाई वॉचिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि गतिविधियां कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम शामिल किया गया है? तो ये है यशस्वी जायसवाल। क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को टाइम मैगजीन में अपनी लिस्ट में जगह दी है। टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के 100 बढ़ते हुए लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें यशस्वी जायसवाल जो है पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इसमें कुल 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही।